अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। उसने हल्का सा मुड़कर देखा तो एक औरत, भीगी साड़ी, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा अजीब सी चमक लिए हुए। वो देखने में असामान्य रूप से बहुत सुंदर थी। उसका जिस्म किसी नई नवेली दुल्हन की तरह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। अगले दिन सुबह गोपाल बाबू, चंपक और भानु श्यामगढ़ गांव की ओर चल पड़े। मैं भी तो वही सोच रहा हूं, इतने बारिश में जाएंगे कैसे? वहां एक नदी भी तो पार करनी होगी, और वो रास्ता रात के हिसाब से बहुत अजीब है, कोई अनहोनी ना हो जाए। वो कुछ नहीं गोपाल बाबू, तुम तो बहुत दिनों बाद श्यामगढ़ गांव आए हो। हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम, है ना बाबू? जब तीनों ने नदी की ओर देखा तब नदी में टूटी फूटी नाव और किनारे कुछ नाव बंदी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा शंभू घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे हैं। यह देखकर गोपाल बुरी तरह से घबरा गया। बरसात की एक शाम रामगढ़ गांव के दो लोग रमेश की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वो लोग काफी उदास हैं। जहां ये सभी लोग मिलके रमेश की चाय के 2-3 कप पी जाते हैं, वहां कोई आज एक कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्याओं को लेकर बहुत विचलित है, और तेज बारिश के बीच हल्की गुमनामी सी मौजूद थी। इसी बीच गांव के वर्तमान हेडमास्टर गोपाल बाबू रमेश की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। अरे चंपक, भानु, तुम लोग यहाँ इतना उदास होके क्यों बैठे हुए हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए, मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी चाय तैयार है मास्टर जी। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हो। हाँ हाँ रमेश, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे, ठीक है? बहुत देर से सर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोगों ने बताया नहीं कि हुआ क्या है, इतने उदास क्यों हो? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सभी लोगों का मन बहुत विचलित और परेशान है। क्यों, क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांवों के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आज मुझे इस गांव में कुछ रूहानी ताकत महसूस हो रही है। आप तो जानते ही हो मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसको 2 गांव पार 10 मील दूर ले जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितनों की मौत हो गई। इसलिए हम सभी ने मिलकर अपने पैसों को बचाकर गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या? हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है, पर बिस्तर तो खरीदना बाकी रह गए। हमारे पास तो और पैसे नहीं बचे। बस यही सोच सोच कर हमारी जान निकल रही है। पता नहीं क्या होगा अब। तो ऐसी बात है, मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, श्यामगढ़ गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है एक, अगर उसे बेच दिया तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल का बेड का काम हो जाएगा। क्या कहते हो? ये आप क्या कहें मास्टर जी, आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? नहीं मास्टर जी, हम ये पैसा नहीं ले सकते। आपके पहले ही बहुत एहसान है हम पे। रमेश, चंपक और भानु की आंखों में जैसे आंसू ही आ गए हों। मेरी तो बस ये 1 साल की नौकरी ही बची है। मैंने तो मन बना लिया, जो प्यार यहाँ मिल रहा है, मैं तो बाकी की जिंदगी यही गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। क्यों नहीं रखोगे क्या? वैसे भी ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार थोड़ ही नहीं देते। अच्छा सुनो,
हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफी समय से कुछ लोग मुझसे वो जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात हुई तो उनको ही बेच देंगे। अगले दिन सुबह गोपाल बाबू, चंपक और भानु श्यामगढ़ गांव की ओर चल पड़े। जब वे ट्रेन में थे, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से हुई जा रही है, पता नहीं क्या होगा अब। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, इतने बारिश में जाएंगे कैसे? वहां एक नदी भी तो पार करनी होगी, और वो रास्ता रात के हिसाब से बहुत अजीब है। कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे मास्टर जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? भला आज के जमाने में ये सब कहाँ होता है? ये किस्से तो बस हमारे बड़े हमें सुलाने के लिए कहते थे, ऐसा थोड़ी होता है। चुप करो चंपक, मास्टर जी को पुराना तजुर्बा है। तुम उनकी बात को भला मजाक में कैसे ले सकते हो? कोई नहीं भानु, चंपक अभी नादान है, उसे इन बातों की गहराई का पता नहीं है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अरे मास्टर जी, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे ही बात करते करते समय बीतता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस उनके अलावा और कोई नहीं उतरा। कहते हैं, रात के समय उस गांव में कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। इस बात से वो तीनों अनजान थे। अभी तो बारिश थोड़ी रुकी है, चलो देखते हैं घाट पर कोई नाव मिलेगी भी या नहीं। समय भी बहुत हो गया है, चलो जल्दी करो भानु। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों तरफ जैसे एक डरावना माहौल बना दिया था। वे स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आके रुके। यहीं पर रिक्शा मिलता था। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं कहां चले गए सब लोग। इतनी बारिश के मौसम में क्या ही मिलेगा? मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी कौन सोच सकता है कि इतनी रात में कोई आखिरी ट्रेन से इस भूतिया गांव में आया होगा। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? इतना भी डरावना नहीं है मेरा गांव, तुम खामखा बातें बना रहे हो। कुछ देर बाद वहां दूर से एक रिक्शा वैन की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही है। लगता है कोई वैन रिक्शा आ रहा है इधर ही। चलो, अच्छा हुआ भगवान ने हमारी सुन ली। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्तों में एक वैन आती हुई दिखाई दी। देखने में वो काफी अमीर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों रात को ऐसे रिक्शा क्यों चला रहा था। गोपाल बाबू ने उस चालक को देखते ही पहचान गया। अरे शंभू भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए, और ये रिक्शा चलाने का शौक आज भी बना हुआ है क्या शंभू भैया? इतना पैसा होने के बाद भी आप ये सब? उस आदमी ने गोपाल को थोड़ी देर देखा और फिर कहने लगा, अरे कैसे हो गोपाल, काफी सालों बाद लौट के आए हो। तुम तो हम लोगों को भूल ही गए। किसी की खैर खबर लेना बिल्कुल छोड़ दिया। खैर छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? काफी अरसा बीत गया था तुम्हें देखे हुए। जी शंभू भैया, मैं ठीक हूँ, और ये दोनों हैं चंपक और भानु। मैं जिस गांव में अभी हेडमास्टर हूँ, ये दोनों उस गांव से ही हैं। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे थे। शंभू भैया, आप हमें नदी के किनारे ले चलोगे क्या? क्या पता कोई नाव मिल जाए। इस बरसाती मौसम में नाव का मिलना बहुत ही मुश्किल है। चलो चलते हैं। क्या पता गोपाल बाबू, आपकी किस्मत आपका साथ दे और आपको कोई नाविक मिल जाए। चलो भानु चंपक, चलो भाई। अगर ये निकल गया तो सारी रात यूं ही बारिश में भीग कर निकालनी होगी। जल्दी करो। सभी लोग रिक्शा वैन पे जाके बैठ गए। अंधेरे में रिक्शा वैन आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ सुनसान गुमनामी का माहौल है। कुछ देर बाद गोपाल बाबू ने शंभू काका से पूछा, आपकी तो इतनी उम्र हो गई शंभू भैया,
आप आज भी रिक्शा क्यों चलाते हो? ये तो आपके आराम करने की उम्र है। अरे गोपाल बाबू, पहले तकलीफ होती थी, अब नहीं होती। अब सब हल्का हल्का लगता है। इसका क्या मतलब है? वो कुछ नहीं गोपाल बाबू, तुम तो बहुत दिनों बाद श्यामगढ़ गांव आए हो। हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम, है ना बाबू? ऐसी बात नहीं है शंभू भैया। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहां रहता हूं वहां से आमतौर पर आना हो नहीं पाता है। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूं। गांव में मेरे बाप दादा की जो जमीन है ना, उससे ही बेचने आया हूं। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं रहता हूं अभी, उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल बनवा तो दिए हैं, मगर अस्पताल में होने वाले जरूरी सामान, रख रखाव के लिए पड़ने वाली जरूरत को कैसे पूरा किया जाए? इसके लिए पैसे तो चाहिए, जो कि अस्पताल बनने में सारे खर्च हो गए। अब सोच रहा हूं कि जमीन बेचकर जो पैसा आएगा उसे अस्पताल खर्च में दे दूं। अरे वाह गोपाल बाबू, तुम श्यामगढ़ गांव का गर्व हो। ऐसे ही बातचीत करते करते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। जब तीनों ने नदी की ओर देखा, तब नदी में टूटी फूटी नाव और किनारे कुछ नाव बंदी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो सोचा था वही हुआ। एक भी मांझी घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है, और फिर ये बारिश। कोई क्यों ही रहेगा अभी इसी काली रात में? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मास्टर जी। आज रात बारिश में भीग कर ही गुजारना पड़ेगा लगता है। अब क्या होगा मास्टर जी? आसमान का हाल देखा आपने? लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई। शंभू भी उन लोगों के साथ ही वहीं खड़ा था। जब वो तीनों बात कर रहे थे, तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो शंभू भैया? बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी, और अभी तो कोई मांझी भी नहीं है घाट पर जो नाव से आपको घर ले जा सकेगा। उसके बजाय एक काम करो, पास में ही मेरा घर है, सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। अरे शंभू भैया, आप नहीं जानते आपने ये क्या कह दिया। पहले भी कितनी बार आपने मेरी मदद की है, और फिर ये सब। अब क्या कहूं मैं? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे। क्यों भाई, लोगों से ही कहा ना मैंने। शंभू भैया, आज आपने कितना बड़ा उपकार किया है। हम पे आप नहीं जानते। सुबह से घूम घूम कर बहुत बुरा हाल था। क्या बताऊं आपको? हाँ, भानु ने सही कहा। हम शंभू भैया के घर पे ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, और कल तक कुल्फी बन जाएगी। सभी लोग मिलके शंभू के घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, एक अजीब सी बदबू आने लगी अंदर से, मानो बहुत दिनों बाद कोई इस घर को खोला हो। अरे शंभू भैया, घर के अंदर इतनी बदबू क्यों? और ये फर्श कैसा भीगा भीगा ऐसा लग रहा है, मानो साल भर से कोई आया गया नहीं है। असल में ये घर तो आधे समय बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो अपनी वैन रिक्शा लेकर बाहर ही रहता हूँ, और पानी शायद खिड़की से अंदर आया होगा। अरे शंभू भैया, जहां तक मुझे याद है आप तो बहुत बड़े जमींदार होया करते थे। फिर ये सब क्या है? और काकी कहाँ गई? अरे गोपाल बाबू, कब की बातें कर रहे हो? उन बातों को तो जमाना बीत गया। सब फसल बर्बाद हो गई, सब राख हो गया। और रही बात तुम्हारी काकी की,
वो तो कब की चल बस्सी। खैर छोड़ो पुरानी बातें। घर में खाना तो कुछ नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाया। आप उसकी चिंता मत करो। इतनी खराब मौसम में रात को रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर आप नहीं होते तो आज रात हम लोग कैसे बिताते, भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप लोग सो जाओ। काफी रात हो गई, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोल के शंभू बाहर चला गया और वो तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। तभी गहरी रात में एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। गोपाल शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज और तेज होने लगी। जो आदमी उस काम को कर रहा था, किसी की परवाह किए बेघर ही किया जा रहा था। अचानक गोपाल की नींद खुल गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? भला ऐसी काली रात में कौन खुदाई कर रहा है? ऐसा लग रहा है मानो साक्षात यमराज किसी की कब्र खोद रहा हो। गोपाल तेजी से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। उसने देखा शंभू घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे हैं। यह देखकर गोपाल बुरी तरह से घबरा गया। तभी गोपाल भाग कर गया। उसने भानु और चंपक को जगाया। फिर वह तीनों घर के पीछे बड़े बरगद के पेड़ के पास आ गए। अरे गोपाल चाचा, यहाँ तो कुछ नहीं है। आपने खामखा हमें डरा दिया। आप ही देख लो, कुछ नजर आ रहा है यहाँ। अरे कैसी बात कर रहे हो भानु, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ शंभू को गड्ढा खोदते हुए देखा। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा चलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ गड्ढा किसने किया? जब हम आए थे तब तो नहीं था यहाँ। ऐसे ही वो तीनों बात कर रहे थे कि तभी गोपाल को उस गड्ढे में कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। अरे वो क्या चमक रहा है उस गड्ढे में? भानु देखो तो जरा। जब तीनों ने पास जाकर देखा तो उन्हें सिक्कों से भरा कलश मिला, जिसे देखकर तीनों हैरान रह गए। अरे इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये है किसके? और शंभू भैया कहाँ चले गए? वो भी तो यहाँ नहीं है। अब क्या करें? ठीक है, कोई बात नहीं। वो दूसरों की पैसे हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं। किसी दूसरे के पैसों पर कपटी लोग नजर रखते हैं, हम नहीं। एक काम करो भानु, जो जैसे था उसको वैसे ही रहने दो, और हम भी यहाँ से चलते हैं। मौसम साफ हो गया है और सुबह भी होने वाली है। और जैसे ही गोपाल बाबू ने ये बात कही, वैसे ही वहां पर शंभू का भूत प्रकट हो गया। शंभू का भूत देखकर भानु और चंपक दोनों बुरी तरह से घबरा गए। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये देखना चाहता था, क्या तुम भी बकियों की तरह लालची हो या नहीं। मुझे तुम्हारा तो पता था गोपाल, पर मैं बस तुम्हारे साथ आए इन गांव वालों की परीक्षा लेना चाहता था। मान गए गोपाल, मास्टर तुम श्यामगढ़ गांव का गौरव हो। वो सब तो ठीक है शंभूराम, पर आपके साथ ये सब कैसे हुआ? आपकी जान कैसे गई? कभी कभी हमारे अपने ही हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे सगे भाई ने मेरा खून करके मेरे ही घर में आग लगा दी और सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी भटकती आत्मा आज भी बदले की भावना में जल रही है। खैर, तुम ये मटका ले जाओ और अपने गांव का विकास करो। मैं चाहता हूँ मेरा पैसा किसी अच्छे काम में लगे। गोपाल उस मटके को लेकर गांव में आ गया और उसने पूरे गांव का विकास किया। पर क्या हुआ था शंभू के साथ, जो उसके अपनों ने ही उसकी जान ले ली? जानने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा।